वेलकम फ्रेंड्स। आपका इस यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर। तो इसमें काफ़ी टॉपिक्स को हमने कलेक्ट किया है। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में हम लोग 20+ MCQ क्वेश्चन का सेट लगाने वाले हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया है, जैसे यूपीपीएस से एसएससी, रेलवे आदि का क्वेश्चन इसमें कलेक्ट किया गया है। तो आप इस सेट को ज़रूर लगाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। और दोस्तों, ये पार्ट 2 है भारतीय कृषि का, तो इसका फर्स्ट पार्ट आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और दोस्तों, उसको डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र, और कृषि में युग्म पैदावार क्या होता है, अंतर फसली क्या होता है, मिश्रित खेती क्या होता है, और बीज ग्राम संकल्पना क्या है, एग मार्क क्या है, खाद के बारे में भी देखेंगे, और कृषि के प्रकार के बारे में भी जानेंगे, और कृषि से संबंधित अनुसंधान संस्थान और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने वाले संस्थान के बारे में देखेंगे, और कृषि से संबंधित बोर्ड, विभिन्न विभिन्न बोर्ड को देखेंगे। और लास्ट में हम लोग टेस्ट सीरीज लगाएंगे 20+ क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर कर दें। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। और किसके अध्यक्षता में हुई, तो ये भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन हुआ था, और पंतनगर उत्तराखंड में हुआ था। वो तत्कालीन अभी ये उत्तर प्रदेश में है। बाद में इसका नाम बदलकर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। और भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक MS रंधावा ने लिखे थे। तो भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक रंधावा ने लिखे थे। तो इनका पूरा नाम था मोहिंदर सिंह रंधावा। आप वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसी से हम लास्ट में क्वेश्चंस को करेंगे। तो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है, भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 है, और उप कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र टोटल 60 है। और सबसे ज़्यादा कृषि जलवायु क्षेत्र यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। टोटल उसमें 9 कृषि जलवायु क्षेत्र आते हैं, और टोटल देश में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। और कौन कौन से हैं 15 कृषि जलवायु क्षेत्र, देखिए, पश्चिमी हिमालय प्रदेश, पूर्वी हिमालय प्रदेश, सतलुज यमुना प्रदेश, गंगा का ऊपरी प्रदेश, मध्य गंगा प्रदेश, गंगा का निचला प्रदेश, पूर्वी पठार तथा पहाड़ियाँ, अरावली, मालवा उच्च भूमि, महाराष्ट्र के पठार, दक्कन का भीतरी प्रदेश, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, गुजरात क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान, और द्वीपीय प्रदेश में आते हैं अंडमान और निकोबार तथा मालदीव। तो ये थे टोटल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र। काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला पॉइंट, तो कृषि में युग्म पैदावार क्या होता है, तो डबल क्रॉपिंग किसको बोलते हैं। तो डबल क्रॉपिंग का आशय है दो या दो से अधिक फसल एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में उगाना। अगर एक ही फसल वर्ष में हम लोग दो या दो से अधिक फसल को एक भूमि पर उगाते हैं तो उसे डबल क्रॉपिंग युग्म पैदावार बोलते हैं। और अंतर फसली क्या होता है, इंटर क्रॉपिंग, तो एक ही साथ एक भूमि पर दो या दो से अधिक फसल अगर हम उगाते हैं तो उसको अंतर फसली इंटर क्रॉपिंग बोलेंगे। और मिश्रित खेती क्या होता है, तो मिश्रित खेती, देखिए, फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन का अगर बढ़ावा देते हैं हम लोग तो उसे मिश्रित खेती बोलते हैं। जब हमें खेतों से बचे शेष समय का पूर्ण उपयोग पशुपालन में हम करते हैं, और जिससे हमारी आय में वृद्धि होती है, तो इस तरह की खेती को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित खेती बोलते हैं। अगला टॉपिक हम देखते हैं, भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में पंजाब राज्य अग्रणी है। ठेकेदारी कृषि सबसे पहले पंजाब लागू किया था। और सिक्किम राज्य के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं।
जैसे सिक्किम पूर्वोत्तर में स्थित एक पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ का अधिकांश भूभाग जंगलों से घिरा है और ओनली 10% है इस राज्य का। 10% से भी कम इस राज्य में क्या है, कृषि योग्य भूमि है। और इसके विपरीत अगर हम देखें उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा, तो यहाँ पे क्या है, कृषि योग्य भूमि ज़्यादा है और जो जंगली भूभाग है वो कम है। ठीक है, तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट था सिक्किम के बारे में। अगला पॉइंट हम देखते हैं, बीज ग्राम संकल्पना, सीड विलेज कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य एक समान विचार वाले किसानों को स्वयं सहायता समूह में एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे कि वे अपनी पसंद की फसलों के बीजों को उत्पादित करने के साथ काम कर सके और जिससे साथ ही किसानों की चीज़ों को ज़रूरत की उचित समय और सस्ती कीमत पर पूरा किया जा सके। तो इसका मुख्य उद्देश्य हो गया कि समान विचार वाले किसान हैं उनको एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे वे फसल उत्पादन में फसल के बीजों को उत्पादन करने के साथ काम कर सके और ज़रूरत के चीज़ों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध करा सके, कीमत पर पूरा किया जा सके। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, एग मार्क। एग मार्क क्या है, तो एग मार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पादन ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। वर्ष 1938 के बाद यह योजना अभी तक लगातार चल रही है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिससे कम मूल्य देकर किसानों से सीधे वह उपज नहीं खरीदी जा सकती। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा रबी एवं खरीफ फसल के लिए सरकार द्वारा तय की जाती है और अनाजों के खरीद हेतु वर्तमान में 24 कृषि उपज का समर्थन मूल्य जारी होता है। तो सरकार द्वारा भी वर्तमान में कितने उपज का समर्थन मूल्य जारी होता है, तो 24, और रबी और खरीफ फसल के लिए सरकार तय करती है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, हरी खाद। तो हरी खाद किसको बोलते हैं, हरी खाद कृषि में वह सहायक फसल है। एक्चुअल में हरी खाद क्या है, फसल है। तो जिससे क्या होता है, जिसकी खेती मुख्यतः भूमि के पोषक तत्वों के बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। तो इसकी खेती मुख्यतः भूमि में उर्वरता बढ़ाने के लिए की जाती है। देखिए, हरी खाद वाली फसल में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा बोडा लोबिया में होता है जो 0.49% होता है, और ढैंचा में 0.42% और सनई में 0.43% और ग्वार में 0.34% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट था हरी खाद के बारे में, और वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से देखिएगा, इससे हम लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। अगला पॉइंट हम देखते हैं, कृषि के प्रकार। तो कृषि के प्रकार में पहला आता है स्थानांतरित कृषि। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, झूम कृषि बोलते हैं। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे स्थानांतरित कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर कृषि औजार जैसे लकड़ी के हल और परिवार अथवा सामुदायिक श्रम की मदद से की जाती है। देखिए, इस तरह के कृषि में अगर जमीन की उर्वरता खत्म हो जाती है तो उस भूमि को वहाँ से छोड़ दिया जाता है और स्थानांतरित हो जाते हैं और दूसरे भूमि के टुकड़े को साफ कर लेते हैं। और इसमें मुख्यतः पेड़ पौधों को काट कर खेती की जाती है, उसे जलाकर जलाया गया जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो उर्वरक के रूप में काम करता है और उससे खेती की जाती है। जब उस भूमि की उर्वरता खत्म हो जाती है तो दूसरे जगह किया जाता है ये। ठीक है, तो इसे झूम कृषि भी बोला जाता है और इसका विभिन्न विभिन्न नाम है। तो भारत में इसका क्या क्या नाम है, देखिए। भारत में स्थानांतरित कृषि का नाम हम लोग पहले देख लेते हैं, झूम। झूम बोला जाता है कहाँ पे, उत्तर पूर्वी भारत, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। और पामलू कहाँ बोला जाता है, मणिपुर, बत्रा दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कुमारी केरल में, पोडू आंध्र प्रदेश में, दीपा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जरा एवं एरका तो दक्षिण भारतीय राज्य, और कमान विंगा धावी कहाँ बोला जाता है, उड़ीसा में। अब देखिए, ये भारत के लेवल पे नहीं है, इसका अलग अलग नाम है, विश्व के स्थान पर भी इसका अलग अलग नाम है। तो विश्व में इसको क्या क्या बुलाया जाता है, तुम लोग देखते हैं। विश्व में स्थानांतरित कृषि और उसके नाम, तो नाम दिया हुआ है और स्थान दिया हुआ है। तो रे कहाँ बोला जाता है, वियतनाम एवं लागोस। और मसोले तो कांगो में, लोगन पश्चिमी अफ्रीका में, टावी
मालागासी, कोनुल मैक्सिको में, मिल्पा ग्वाटेमाला में, चिन्ना श्रीलंका में, लेदांग मलेशिया तथा जावा में, कोनुको वेनेजुएला में, रोका ब्राजील, तमराई थाईलैंड, हुमा इंडोनेशिया, काइगिन फिलीपींस, तुंगिया म्यांमार। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, अलग अलग स्टेट में पूछ देता है। मेघालय में झूम कृषि को क्या बोलते हैं, तो इस तरह से नाम इसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे देख लीजिएगा ध्यान से। अगला हम लोग देखते हैं स्थानांतरित कृषि के बाद कौन सा देखते हैं हम लोग, गहन कृषि को। तो गहन कृषि में देखिए क्या होता है, इसमें खेतों का आकार छोटा होता है और ये प्रायः उन क्षेत्रों पर किया जाता है जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है, और इसे अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रसायन और जैव रसायन प्रयोग करके किया जाता है, और अधिक सिंचाई का प्रयोग किया जाता है इस तरह का कृषि में। अगला कृषि क्या है, तो अगला है वाणिज्य कृषि। तो इस प्रकार की कृषि का मुख्य लक्ष्य आधुनिक निवेश जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों एवं रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग के उच्च पैदावार प्राप्त करना है। तो वाणिज्य कृषि का मुख्य लक्ष्य हो गया अधिक पैदावार, और जिसमें अच्छी पैदावार वाले बीज का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशक का भी प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग रोपण कृषि। देखिए रोपण कृषि मुख्यतः मुख्यतः वाणिज्य कृषि का ही एक पार्ट माना जाता है, वाणिज्य कृषि ही इसे बोला जाता है। तो यह वाणिज्य खेती का एक प्रकार है। तो इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्रों में एकल फसल बोई जाती है। इनसे बहुत बड़े एरिया में सिर्फ एक प्रकार की ही फसल बोई जाती है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अधिक पूंजी एवं श्रमिकों की सहायता से की जाती है। अगर व्यापक क्षेत्र में करेंगे तो अधिक श्रमिक लगेंगे और अधिक पूंजी भी लगेगा। तो इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों के कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। और रोपण कृषि के उदाहरण क्या क्या है, चाय, कॉफी, गन्ना, केला इत्यादि, ये सब रोपण कृषि से मुख्यतः आते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, अब ये था कृषि के प्रकार। तो कुल 4 प्रकार हमने डिस्कस किया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आगे हम लोग देखते हैं अनुसंधान संस्थान को देखेंगे। कृषि से संबंधित अनुसंधान संस्थान रिसर्च सेंटर कौन कौन से हैं, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, कहाँ है, तो करनाल में। और एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में। धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। केंद्रीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में। तो इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट अनुसंधान संस्थान है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला हम लोग देखेंगे कृषि को बढ़ावा देने वाले अनुसंधान संस्थान। तो हम लोग चलते हैं उसको। देखिए कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने वाले संस्थान तो कौन कौन से हैं, कृषि उत्पादन को ये बढ़ावा देते हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में। और राष्ट्रीय पौधा संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में। और टीडा चेतावनी संगठन कहाँ है, जोधपुर में। काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं विभिन्न बोर्ड। विभिन्न बोर्ड कृषि से संबंधित कौन कौन से बोर्ड हैं, कब इसका स्थापना हुआ, तो टी बोर्ड का स्थापना कोलकाता में हुआ था 1954 में। तंबाकू बोर्ड आंध्र प्रदेश में 1976 में। और रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में 1947 में। मसाला बोर्ड, मसाला प्रसिद्ध है केरल के लिए, और मसाला बोर्ड का स्थापना केरल में ही 1987 में हुआ। तो ये था बोर्ड और कृषि को बढ़ावा देने वाले संस्थान। अब हम लोग आगे देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ, जैसे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1966-67 में। और इसके जन्मदाता कौन थे, तो नॉर्मन बोरलॉग थे विश्व स्तर पर। और इनके भारत में जन्मदाता कौन थे, तो MS स्वामीनाथन थे। और हरित क्रांति का जनक देश किसे माना जाता है, तो फिलीपींस देश को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई थी, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ था, गेहूं में क्या हुआ था, उत्पादन बढ़ा था, लेकिन चावल में अस्थिर रहा था। ठीक है। और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 में हुई। और ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों
अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कर दे और वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से देखिए दोस्तों। इसी से हम लोग लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। इसमें 20+ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसको आप कीजिए ध्यान से। हम लोग चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए एसएससी 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 नंबर, निम्नलिखित में से रबी फसल नहीं है। तो देखिए गेहूं, जौ, रेपसीड ये क्या आता है? रबी फसल में आता है, और जूट रबी फसल में नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये भी एसएससी 2010 में पूछा है। और भारत का राष्ट्रीय फल है कौन? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आम राष्ट्रीय फल है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4। देखिए आरआरबी जीडी में पूछा क्या है, खरीफ की फसल काटी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पहले बोया जाएगा पहले काटा जाएगा। तो इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा डी, सरसों जो है खरीफ फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन नकदी फसल है? तो नकदी फसल इसमें आता है तंबाकू। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा? तो हम लोग इसको किए थे। तो आप अगर ध्यान से देखे होंगे लेक्चर को तो आप इसका आंसर कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रंधावा थे, एम मोहिंदर सिंह रंधावा। तो करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र है। तो टोटल कुल कितने हैं कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 20 है टोटल, और 60 उप कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। और अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर, भारत का केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10 नंबर, मिश्रित खेती की विशेषता है। तो देखिए क्वेश्चन आईएएस प्री 2012 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन देख लीजिए, इसमें क्या करेक्ट होगा। मिश्रित कृषि हम लोग किए थे, तो उसमें क्या था, अगर हम कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दे तो उसको क्या बोला जाएगा? मिश्रित कृषि बोला जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। तो सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, निम्न राज्यों को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत अधिक है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन राज्य को छोड़कर और बाकी 3 राज्य में क्या है कृषि भूमि का प्रतिशत अधिक है? तो वो जो छोड़ा हुआ राज्य कौन सा है? जो एक राज्य होगा कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सिक्किम के बारे में हम लोग पढ़े थे, उसमें 10% है, क्या है 10% से भी कम कृषि योग्य भूमि है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? कुल कितने हैं? तो यूपी पीसीएस मेन 2016 में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग अभी पढ़े थे 20 था, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो कृषि विश्वविद्यालय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था इसका उद्घाटन, और कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1960 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देखिए गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर में इसका स्थापना हुआ था। तो इस तरह से बी आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत क्रांति ये तो दूध से संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, कृषि में युग्म पैदावार का आशय है। तो डबल क्रॉपिंग का आशय क्या होगा? डबल क्रॉपिंग हम लोग पढ़े थे, युग्म पैदावार। तो ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा विभिन्न मौसम पर 2 फसल उगा रहे हैं। तो क्या बोलेंगे उसको? युग्म पैदावार बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादन का कारण है। तो आवश्यकता से अधिक लोग कृषि कार्य में लग रहे हैं, जोत का छोटा का उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी और उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए टोटल तीनों कारण सही हैं निम्न उत्पादकता के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बड़े खेतों की प्रधानता। तो भारत में बड़े खेतों की प्रधानता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। तो भारत में राष्ट्रीय उर्वरकों में दो बड़े उपभोक्ता हैं। तो राष्ट्रीय उर्वरक के दो बड़े उपभोक्ता कौन कौन राज्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यूपी था और आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर यूपी और आंध्र प्रदेश हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं। तो किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सभी चीज़ों के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए, और भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। तो निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? तो सबसे पहला कौन सा राज्य था जो ठेकेदारी कृषि को लागू किया था? तो हम लोग इसको डिस्कस किए थे। वीडियो लेक्चर आपको आप ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। तो बी आंसर हो जाएगा, पंजाब पहला राज्य था जो ठेकेदारी कृषि को लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो देखिए IAS प्री 2015 का क्वेश्चन है, तो इसको आप कीजिए। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, किसानों को अपने ही खेतों के बीजों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें दूसरे के बीज खरीदने के लिए हतोत्साहित करना। और दूसरा ऑप्शन है, किसानों को बोनस आयुक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। और सी नंबर है, कुछ ग्रामों को अनन्य रूप से प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए ही उद्दिष्ट करना। और डी ऑप्शन है, ग्रामों को उद्यमी और अभिज्ञात करना तथा उन्हें बीज कंपनियों की स्थापना करने के लिए प्रयोग और वित्त उपलब्ध कराना। तो हम लोग पढ़े थे सीड विलेज कॉन्सेप्ट क्या होता है, समान विचार वाले किसानों को बीज उपलब्ध कराना, ठीक है, गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। तो इसका करेक्ट आंसर इस रस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए, किसानों को बोनस आयुक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देना और देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरे को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर। एगमार्क क्या है? तो एगमार्क क्या है? अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति, कृषकों को एक सहकारी समिति, अंडों की एक विनिमेयता मंडी, गुणवत्ता गारंटी की मोहर। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों, ये आपके लिए ही छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।